क्या आप जानते हैं कि सूरज टेक्निकली हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सेंटर एक ऐसी जगह है जिसे बैरी सेंटर कहा जाता है। ये कहाँ होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेनेट पर खड़े हैं। बैरी सेंटर आमतौर पर ज्यादा मास वाली चीजों की तरफ यानी नजदीक होता है। क्योंकि हम धरती पर हैं, तो सोलर सिस्टम का ट्रू सेंटर तो सूरज ही है, पर धरती का नहीं। जुपिटर यानी बृहस्पति का बैरी सेंटर सूरज की सतह के बाहर है। जुपिटर धरती से 318 गुना बड़ा है, इसलिए इसका बैलेंस अलग है। दरअसल ग्रह सूर्य के नहीं बल्कि अपने मास के सेंटर के चारों ओर घूमते हैं। अपनी उंगली की नोक को पेंसिल के बीचों बीच रखकर बैलेंस बनाने की कोशिश करें, ताकि ये एक ओर गिरे नहीं, क्योंकि पेंसिल का मास एक बराबर बटा हुआ है। हाँ, पर यह जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का सेंटर ऑफ मास यानी बैरी सेंटर इसके बीच में ही होगा, खास तौर पर आउटर स्पेस में। लेकिन अगर आप अपने पैर के अंगूठे की नोक पर हथौड़े को बैलेंस करने की कोशिश करें, तो शायद खुद को चोट लगवा बैठेंगे। दरअसल इसका ट्रू बैरी सेंटर बीच की या पकड़ने की जगह नहीं, बल्कि हैमरहेड के पास होता है। धरती और सूरज का बैरी सेंटर भी हथौड़े की तरह ही होता है, लेकिन ज्यादातर सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज के या तो सेंटर में या फिर उसके नजदीक होता है। पर सच्चाई यह है कि अगर सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाता, हमारी धरती का साइज उसके जितना या उससे बड़ा होना चाहिए था, और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी धरती का साइज बढ़ने से ये सब भी इसके चारों ओर घूमना शुरू कर देंगे। पर हाँ, पुराने समय के दिग्गजों का यही मानना था कि सभी प्लैनेट्स धरती के ही चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने इसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहा, और उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि सब कुछ हमारे ऊपर घूमता हुआ दिखता था। ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे लिए सूरज और चांद ने अहम भूमिका निभाई है, और हम काफी लंबे समय तक खुद को ही यूनिवर्स में सबसे महत्वपूर्ण समझते रहे। पुराने समय में ग्रीस और मिडिल एज में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस की स्टडी के लिए जियोसेंट्रिक मॉडल का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ तक कि 16वीं सेंचुरी तक भी ये मॉडल ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा। उस समय उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सब कुछ सूरज के चारों ओर घूमता है, न कि धरती के, और उनके पास ऐसा कोई तरीका भी नहीं था जिससे वे सच्चाई जान पाते। धरती सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट नहीं हो सकती, क्योंकि इसका साइज उतना बड़ा नहीं है, और अगर धरती का साइज बड़ा होता तो यहाँ जीवन भी उसी के हिसाब से फला फूला यानी डेवलप हुआ होता। शायद हमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ जानवर जैसे व्हेल और डॉल्फिन भी बिना सांस लिए घंटों तक जीवित रह पाते। अगर धरती सूरज जितनी बड़ी होती तो हमारे पास फेफड़े भी स्पेशल होते, और उन्हें लगातार हवा में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर धरती पर पेड़ पौधे भी ज्यादा नहीं होते, बस यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ होती। भले ही आज दुनिया भर में अरबों खरबों पेड़ हों, लेकिन फिर भी हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्री शैवाल से ही मिलती है। समुद्रों और महासागरों की दुनिया में सबसे ऊपर उगने वाले शैवाल उसी हवा को बाहर निकालते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं। हमारे प्लेनेट पर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती तो क्या पता हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड पर जिंदा रहता, और ये वही गैसेस हैं जो नॉर्मली बाकी प्लैनेट्स पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगर धरती गर्म रहती तो यहाँ पानी की भी कमी रहती। यह हमें धरती के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में मिलता, जैसे कि पहाड़ की चोटियों पर। धरती ऐसे झुलस रही होती कि सब कुछ जलकर राख हो जाता, और शायद मौसम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। फिलहाल सूरज इतना बड़ा है कि हमें उससे बहुत सी जरूरी चीजें मिलती हैं, लेकिन अगर धरती इतनी बड़ी हो जाए और सूरज गर्मी निकालने वाला दूसरा प्लैनेट बन जाए, तो हमें हमेशा ऐसा लगेगा मानो हम माइक्रोवेव में बैठे हो। दिन और रात अलग होंगे और बारिश लगभग न के बराबर होगी। कोर यानी धरती के नीचे बीच वाले हिस्से में गर्मी बढ़ने से हर समय भूकंप और ज्वालामुखी फटने की आशंका बनी रहती। धरती की सतह पर तपता और झुलसता लाल लावा चारों ओर फैलकर इसे आग का मैदान बना देता, और वाकई ये एक रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह बन जाता। पर अगर फिर भी हम धरती पर पहाड़ों के आसपास रहते तो सरवाइव कर सकते थे। भले ही पहाड़ों की जड़ें धरती की गहराई तक फैली होती, लेकिन फिर भी इन पर रहना जमीन से कहीं ज्यादा बेहतर होता। कुछ पहाड़ों की चोटियां शायद माउंट एवरेस्ट से भी 100 गुना
ऊंची होती। शायद घाटियां इतनी गहरी होती कि मारियाना ट्रेंच भी उनके सामने महज एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देता। जानवरों की बनावट और व्यवहार भी अलग होता। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी जिनके शरीर में खुद से गर्मी पैदा नहीं होती, धूप से बचकर रहते ताकि वे झुलस न जाएं। जानवरों को पानी के लिए एक से दूसरे देश में भटकना पड़ता। पक्षियों को भी मौसम के हिसाब से सैकड़ों मीलों की उड़ान भरनी पड़ती। इसलिए हमें कई तरह के पक्षी हवा में उड़ते अक्सर दिखाई देते। अब क्योंकि धरती का साइज बड़ा होता तो जाहिर सी बात है कि इसकी ग्रेविटी भी उतनी ही मजबूत होती। यानी उड़ने वाले जानवरों को भी उड़ने के लिए पतली हड्डियों और पतले कोर की जरूरत होती और रियल सर्वाइवर्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते। वे काफी ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर झेल सकते हैं और ऑक्सीजन के बिना भी काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। रात को अंधेरा काफी घना होता क्योंकि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए चांद ही नहीं होता। चांद शायद सूरज की एकदम अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होता और ये हमारे लिए बस आसमान में तैरती हुई एक गेंद रह जाता। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर धरती के रोटेशन की स्पीड सबसे तेज महसूस होती। तो अगर सभी प्लैनेट और सूरज हमारे चारों ओर घूमते तो इसका रोटेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। धरती के नए मौसम भी हमारी फसलों के लिए ठीक नहीं होते। हमारा डेवलपमेंट भी अलग तरह से हुआ होता। ग्रेविटी के कारण हमारी हाइट शायद अब के मुकाबले कम होती और शरीर गठीला और मजबूत होता। हाई टेम्परेचर की वजह से हमें गुफाओं में रहना पड़ता। जो लोग ताकतवर और मजबूत होते वे पहाड़ों पर रहने चले गए होते। हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तो शायद उसी तरह से होता, लेकिन फीचर्स थोड़े अलग होते। गर्मी सहन करने के लिए हमारी त्वचा का रंग भी काफी अलग होता। शिकारियों की आवाजें सुनने और रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए लोमड़ी के बड़े कान भी बड़े होते और शायद हमारे कान भी आज के बजाय बड़े होते। हम आज से कहीं ज्यादा मजबूत होते और हमारी हड्डियां भी इतनी मजबूत होती कि आसानी से नहीं टूट पाती। हमारी बोन डेंसिटी और मसल मास पर भी ग्रेविटी का काफी असर पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि हमें शिकार के लिए औजारों और हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हम ब्रॉन्ज एज और मॉडर्न सिविलाइजेशन तक भी देर से पहुंचते। झाड़ियां और पेड़ पौधे कम होने की वजह से हमें शिकार और शिकारियों पर नजर रखने के लिए खड़े होकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हम सबसे तेज दौड़ने वाले जीवों में से भी नहीं होते, पर हाँ, अजीबोगरीब दिखने वाले भेड़ियों के झुंड से भिड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर धरती उससे भी बड़ी यानी सुपर साइज की होती तो शायद हम इंसानों की कई तरह की प्रजातियां अलग अलग सुनसान जगहों यानी आइसोलेटेड एरियाज में भटक रही होती और उनमें से कुछ तो आज के समझदार इंसानों की तरह डेवलप हो गई होती, लेकिन कुछ वैसी ही रह जाती। कुछ पुराने जीवों में भी कोई बदलाव नहीं आता। शार्क तो डायनासोर के जमाने से ही रही हैं और काफी ताकतवर होने की वजह से उन्हें खुद को बदलावों में ढालने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे जानवर भी आइसोलेशन के कारण वैसे के वैसे ही रह जाते। गैलापागोस आइलैंड पर कुछ अजीब से जानवर शांति से रह रहे होते क्योंकि वे वहां काफी समय से अकेले हैं। उनके आसपास कोई शिकारी न होने की वजह से उन्हें दुबकने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वे हम इंसानों से डरते भी नहीं। नई मेगा साइज धरती पर एशिया जैसे बड़े बड़े एरिया भी होते जहां जानवर आइसोलेशन में रहते और ये आज भी वैसे ही दिखते जैसे कि जीवन की शुरुआत में दिखा करते थे। उन जगहों पर रहने वाले इंसानों की प्रजातियां भी वैसी की वैसी ही रह जाती क्योंकि वे न ही तो कभी उस जगह से बाहर निकलती और न ही उन्होंने कभी कोई नया एक्सपेरिमेंट किया होता। उनका खान पान भी वैसा ही रहता और वे उसी क्लाइमेट के आदी हो चुके होते। धरती के अलग अलग हिस्सों में टेक्नोलॉजी भी अलग अलग तरह से डेवलप हुई होती। कुछ जगहों पर लोग नए गैजेट्स और एक्सपेरिमेंट्स तक नहीं पहुंच पाते और ये आज के समय में अलग अलग युगों वाले प्लेनेट पर रहने जैसा होता। और क्या पता कुछ जगहों पर लोग इतने एडवांस हो जाते कि वे सच और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा लेते। हमारे जीवन और इसके सही विकास के लिए फिलहाल जितनी ग्रेविटी है उतनी काफी है, लेकिन अगर धरती का साइज जुपिटर जितना हो जाए तो इसकी ग्रेविटी हमें कुचल डालेगी और अगर ये सूरज के जितनी बड़ी हो जाए तो ये एक बसा बसाया प्लेनेट नहीं बल्कि ब्राउन ड्वार्फ बन जाएगी और जलते जलते एक दिन एक नए सूरज में बदल जाएगी। फिलहाल तो धरती ब्रह्मांड में रेगिस्तान के एक छोटे से रेत के कण जितनी है, यानी कॉस्मिक लेवल पर ब्रह्मांड में हमारा कुछ खास योगदान नहीं है।